हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है मस्करेनिक ब्लॉकर और दूसरा होता है निकोटिनिक ब्लॉकर्स। मस्करेनिक ब्लॉकर में हम लोग दो टाइप का देखा था, नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर और दूसरा है स्पेसिफिक ब्लॉकर। नॉन स्पेसिफिक ब्लॉकर जो है हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। स्पेसिफिक ब्लॉकर के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे ड्रग्स जो कि केवल M1 और M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं वो होते हैं स्पेसिफिक ब्लॉकर्स। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेसिफिक मस्करेनिक ब्लॉकर्स के बारे में। तो ये M1 ब्लॉकर होंगे और M3 ब्लॉकर होंगे। तो M1 रिसेप्टर हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, पहले ये देखते हैं। तो GIT में और CNS में M1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो GIT और CNS के M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे वो ड्रग होंगे स्पेसिफिक मस्करेनिक 1 ब्लॉकर्स। पहले हम GIT की बात करते हैं, फिर हम CNS की बात करेंगे। GIT में जो इंट्राक्रोमाफिन सेल्स होती हैं उनमें अपने M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जब M1 रिसेप्टर में एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करता है तो वो हिस्टामिन का रिलीज बढ़ाते हैं, और हिस्टामिन का जब रिलीज बढ़ता है तो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है और एसिड का सिक्रेशन करवाता है। लेकिन जो पायरेंजेपिन और टेलेंजेपिन जो ड्रग हैं ये M1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो जब M1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो हिस्टामिन का रिलीज कम हो जाएगा। हिस्टामिन का रिलीज कम होगा तो H2 रिसेप्टर्स पे उनका एक्शन रुक जाएगा, तो एसिड का सिक्रेशन कम होगा। जो ये ड्रग हैं एसिड का सिक्रेशन को कम कर रहे हैं अल्टीमेटली। तो हम लोग इनको स्टमक और ड्यूोडेनम रीजन के अंदर जो पेप्टिक अल्सर डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग दे सकते हैं ये ड्रग्स। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो जो पायरेंजेपिन टेलेंजेपिन है, अगर इनको हाई डोज में देंगे तो M1 के साथ साथ M3 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं। और दूसरे साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये डम्बल्स जो एक्शन है उसके अपोजिट वाले साइड इफेक्ट्स कॉज करेंगे ये, क्योंकि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है तो जो उनके एक्शन होते हैं डम्बल्स के अपोजिट होते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि जो CNS में प्रेजेंट M1 रिसेप्टर हैं उनको कौन से ड्रग ब्लॉक करते हैं। तो बेंजहेक्सोल और बेंजट्रोपिन है जो कि CNS में प्रेजेंट M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो CNS में एसिटाइलकोलिन की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट स्टॉप हो जाएगा। तो हम ये जानते हैं पहले से कि हमारे CNS के अंदर दो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक है एसिटाइलकोलिन और दूसरा है डोपामिन। अगर एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी इनहिबिटरी वाली है तो डोपामिन की एक्टिविटी एक्साइटेटरी वाली होगी, और अगर डोपामिन की एक्टिविटी इनहिबिटरी वाली है तो एसिटाइलकोलिन का एक्टिविटी एक्साइटेटरी वाली होगी। ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रहते हैं। तो जब यहाँ पे एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट रुक जाएगा तो डोपामिन की ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये D2 रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करेंगे। तो इनके इंडिकेशंस क्या हैं, ये पार्किंसन डिसीज के ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं, क्योंकि पार्किंसन डिसीज में क्या होता है कि डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, जिस वजह से एसिटाइलकोलिन की जो है तो ओवर एक्टिविटी हो जाती है, तो वो M1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ट्रेमर कॉज करेगा। तो ट्रेमर को ट्रीट करने के लिए बेंजहेक्सोल और बेंजट्रोपिन देते हैं जो कि M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, तो ट्रेमर वाला जो अपना साइन दिख रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा, और डोपामिन जो था वो कम हो गया था तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग L-डोपा देते हैं। L-डोपा जो है तो पार्किंसन डिसीज के जो और दूसरे सिम्टम्स हैं ट्रेमर्स के अलावा उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। अब दूसरा इंडिकेशन है हमारा ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म क्या होता है, तो कुछ साइकेट्रिक ड्रग्स देने पे डोपामिन के रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब किसी पेशेंट को साइकेट्रिक ड्रग्स दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो डोपामिन रिसेप्टर्स जो हमारे CNS में प्रेजेंट होते हैं यानी कि D2 रिसेप्टर वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब D2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो D2 रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से डोपामिन जो है बाइंड नहीं कर पाएगा, तो एसिटाइलकोलिन की उस केस में ओवर एक्टिविटी हो जाएगी जो कि M1 रिसेप्टर से बाइंड करेगा और ट्रेमर कॉज कराएगा। तो बेंजहेक्सोल और बेंजट्रोपिन जो है वो जाके M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा
तो ट्रेमर वाला सिम्टम्स तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया। और ये डोपामिन के लेवल को बढ़ाते हैं, यानी कि डोपामिन ओवर एक्टिविटी कराते हैं, तो यूफोर्बिया, साइकोसिस, हैलुसिनेशन ये इनके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। आइए बात करते हैं एमजी रिसेप्टर्स ब्लॉकर के बारे में। तो एमजी रिसेप्टर जो है हमारे, तो ये बॉडी के वेरियस लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की। आई में हम लोग जो है तो ड्रग देंगे आई ड्रॉप के फॉर्म में। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये सब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स चल रहे हैं, तो जो इनका एक्शन होगा माइड्रेटिक और साइक्लोप्लेजिक होगा। माइड्रेटिक मतलब कि प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज करना, और साइक्लोप्लेजिक यानी कि जो अपना अकोमोडेशन है उसको कम कर देना। अब इसमें हमें 4 ड्रग पढ़ने हैं, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेंट और ट्रोपिकामाइड। तो हम इनके अगर पावर के ऑर्डर की बात कर लें कि इनका जो है स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, फिर उससे कम थोड़ा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, ऐसे हम बात करें अगर, तो एट्रोपिन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर होमेट्रोपिन, फिर साइक्लोपेंटोलेट, फिर अपना आता है लास्ट में ट्रोपिकामाइड। जो एट्रोपिन है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोप्लेजिक एक्शन है और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है माइड्रेसिस के लिए, और ट्रोपिकामाइड जो है वो वीकेस्ट है और इसका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। आइए अब बात करते हैं इंडिकेशंस की। तो होमेट्रोपिन और एट्रोपिन जो है वो स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्लेजिक है और लॉन्ग माइड्रेटिक है। तो इसको हम लोग देते हैं रिफ्रैक्टिव एरर कैलकुलेशन करने के लिए चिल्ड्रंस के अंदर। चिल्ड्रंस के अंदर क्यों देते हैं? क्योंकि चिल्ड्रंस की जो आई मसल्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं। एम्ब्लायोपिया के ट्रीटमेंट में और एंटीरियर यूवियाटिस के ट्रीटमेंट में हम लोग इन ड्रग्स को देते हैं। एम्ब्लायोपिया क्या होता है, एंटीरियर यूवियाटिस क्या होता है, यह हम एट्रोपिन वाले वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड, जो कि वीक साइक्लोप्लेजिक और शॉर्ट एक्टिव माइड्रेटिक है। इसको हम लोग देते हैं रिफ्रैक्टिव एरर कैलकुलेट करने के लिए एडल्ट्स के अंदर, क्योंकि एडल्ट्स की जो आई मसल्स होती हैं वो थोड़ा वीक हो जाती हैं। आई एग्जामिनेशन और कैटरेक्ट सर्जरी में भी हम लोग इसको देते हैं, क्योंकि इनका जो माइड्रेटिक एक्शन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, और हम आई एग्जामिनेशन और कैटरेक्ट सर्जरी में माइड्रेसिस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए होता है, इसलिए हम लोग साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड का यूज करते हैं। अब दूसरा है हमारा जीआईटी वॉल्स में क्या इफेक्ट होता है इन ड्रग्स का। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे जीआईटी की वॉल को रिलैक्स करेंगे, यानी कि उसमें स्पैज्मोलिटिक एक्शन होगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्पैज्मोलिटिक ड्रग हैं। डाइसाइक्लोअमीन और प्रोपेंथिलीन जो है हमारा एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, जीआईटी वॉल्स के एम3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जो। अब इसकी इंडिकेशन की बात करूं मैं, तो ये रिलैक्स करते हैं जीआईटी वॉल्स को, यानी कि एब्डोमिनल पेन्स में ये काम आएंगे, एब्डोमिनल पेन के ट्रीटमेंट में। कोलिकी पेन और डिसेमेनोरिया में भी ये हेल्प करते हैं। कोलिकी पेन क्या होता है? तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि यूरेटर में अगर स्टोन हो गया, तो यूरेटर में स्टोन होने की वजह से ब्लॉकेज हो जाएगा, तो जो मसल्स होगी यूरेटर की वॉल्स की, वो उसको रिमूव करने के लिए ट्राई करेंगी, उस स्टोन को, उस ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करने की ट्राई करेगी। तो मसल होगी कॉन्ट्रैक्शन में, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पेन आता है उससे बोलते हैं कोलिकी पेन। कोलिकी पेन जो है उसको रिड्यूस करने के लिए अपना डाइसाइक्लोमीन और प्रोपेंथिलीन यूज किया जाता है। डिसेमेनोरिया क्या होता है? तो जो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें जो पेन होता है उसको बोलते हैं डिसेमेनोरिया। उसको क्योर करने के लिए भी हम लोग ये ड्रग्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोंकियोडाइलेटर एक्शन। तो जो अपने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो कि एम3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, वो ब्रोंकियोडाइलेटर एक्शन शो करते हैं। इनका जो रूट है वो लोकल रूट यानी कि इनहेलेशनल रूट है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक समा और दूसरा लमा। समा यानी कि शॉर्ट एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, और दूसरा लमा है जो कि मतलब लॉन्ग एक्टिंग मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि ये कम समय के लिए काम करेंगे, और लॉन्ग एक्टिंग मतलब कि इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। समा में हमें पढ़ना है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के बारे में, और लमा में पढ़ना है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा कि हम कब कब इन ड्रग्स को इंडिकेट करेंगे। तो पहला है ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में, क्योंकि
इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो स्लो होता है, इसलिए इसको एक्यूट इमरजेंसी ट्रीटमेंट में नहीं दे पाते हैं हम लोग, इसको केवल और केवल मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में देंगे। जबकि जो साल्बुटामॉल है जो कि सवा है यानी कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट, ये फास्ट एक्शन शो करता है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है। ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर हो गया इप्राटोपियम ब्रोमाइड और टायोटोपियम ब्रोमाइड का साल्बुटामॉल के साथ। अब नेक्स्ट है हमारा म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस क्या होता है? तो जो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस एक प्रोसेस है जिसमें हमारे एयरवेज में प्रेजेंट हार्मफुल पार्टिकल्स, पैथोजन, टॉक्सिन्स, इनको रिमूव किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ म्यूकस एंड सीलिया प्रेजेंट इन अवर एयरवेज। तो इसके लिए जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिससे ये हमारे रेस्पिरेटरी एयरवेज से, रेस्पिरेटरी पाथवे से बाहर जाते हैं। तो जो अपना इप्राटोपियम ब्रोमाइड है और टायोटोपियम ब्रोमाइड है, इनका उन मसल्स में कोई इफेक्ट नहीं होता जो कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस में इन्वॉल्व होती हैं। जबकि जो अपना एट्रोपिन है वो उन मसल्स को पैरालाइज कर देता है जो कि म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस में रोल प्ले करती हैं। इसलिए जो अपना टायोटोपियम ब्रोमाइड और इप्राटोपियम ब्रोमाइड है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन जो है इन मसल्स को पैरालाइज कर देता है। अब नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज दो टाइप की, एक है ब्रोंकियल एज्मा, एक है सीओपीडी। तो हम देखेंगे कि कौन से डिसीज के ट्रीटमेंट में हम लोग इप्राटोपियम ब्रोमाइड और टायोटोपियम ब्रोमाइड देते हैं, ब्रोंकियल एज्मा में या फिर सीओपीडी में। तो मैं अगर बात करूं कि जो हमारे लंग्स है उस पर दो टाइप के ब्रोंक्यूल्स होते हैं, एक है मेजर ब्रोंक्यूल्स, दूसरा है माइनर ब्रोंक्यूल्स। जो मेजर ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें मेनली M3 रिसेप्टर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बीटा 2 रिसेप्टर्स, और जो माइनर ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें बीटा 2 रिसेप्टर्स के नंबर ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू M3 रिसेप्टर्स। अब दोनों डिसीज को कंपेयर करके पढ़ेंगे, ब्रोंकियल एज्मा को और सीओपीडी को कंपेयर करके पढ़ें। अगर जो ब्रोंकियल एज्मा होता है उसमें जो डिसीज है वो स्टार्ट होती है माइनर ब्रोंक्यूल से, यानी कि उनमें बीटा 2 रिसेप्टर्स सबसे पहले स्टिमुलेट होते हैं, और ये डिसीज माइनर ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होकर मेजर ब्रोंक्यूल की तरफ जाती है। लेकिन जो सीओपीडी है उसमें जो डिसीज स्टार्ट होती है मेजर ब्रोंक्यूल से, फिर जाती है माइनर ब्रोंक्यूल तक, और मेजर ब्रोंक्यूल्स के अंदर M3 रिसेप्टर्स होते हैं और माइनर ब्रोंक्यूल्स के अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं नंबर ज़्यादा में। तो हमें सबसे पहले चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ड्रग ब्रोंकियल एज्मा में देंगे, कौन सा ड्रग सीओपीडी में देंगे। तो लॉजिक अगर लगाएं तो जो ब्रोंकियल एज्मा होता है उसमें माइनर ब्रोंक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बीटा 2 रिसेप्टर्स की कहीं ना कहीं रोल प्ले है। तो हम ऐसे ड्रग्स को देंगे जो कि बीटा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें। तो ब्रोंकियल एज्मा के केस में हम लोग इप्राटोपियम ब्रोमाइड और टायोटोपियम ब्रोमाइड नहीं प्रेफर करते हैं जब तक कि जो केस है वो सीवियर ना हो जाए। तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, बीटा 2 ब्लॉकर। लेकिन जब सीवियर केस हो जाएगा तो हम लोग M3 रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करने के लिए इप्राटोपियम ब्रोमाइड और टायोटोपियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे। अब बात करेंगे सीओपीडी की, तो सीओपीडी में सबसे ज़्यादा M3 रिसेप्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसे ड्रग दें जो कि M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करें। तो हम लोग सीओपीडी के मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में टायोटोपियम ब्रोमाइड और इप्राटोपियम ब्रोमाइड का यूज कर लेते हैं। अब आइए थोड़ा इप्राटोपियम ब्रोमाइड और टायोटोपियम ब्रोमाइड में कंपैरिजन कर लें। तो जो अपना ITB है वो M3 के साथ साथ M1 और M2 रिसेप्टर्स पे भी अपना थोड़ा बहुत इफेक्ट शो करता है, लेकिन जो अपना TTB है वो मोस्टली इफेक्ट शो करता है M3 रिसेप्टर्स पे ही, और बहुत कम माइनर इफेक्ट शो करता है M1 रिसेप्टर्स पे, और इसका M2 पे तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो अपना TTB है यानी कि टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, उसका इस एक्शन जो है मोर स्पेसिफिक है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। इप्राटोपियम ब्रोमाइड जो है उसका नॉन स्पेसिफिक एक्शन है, तो इसके साइड इफेक्ट्स होने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि M2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ड्राई माउथ, लेरेंजियल इरिटेशन, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारा
यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में कैसे एक्शन शो करते हैं M3 रिसेप्टर ब्लॉकर हम देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, तो वहाँ पे जो वॉल्स में जो मसल है यानी कि डिट्रूसर मसल है उसको रिलैक्स करेंगे। तो इसके इंडिकेशन की मैं बात करूँ तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर के ट्रीटमेंट में काम आते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है? ओवर एक्टिव ब्लैडर ऐसा है ब्लैडर जो कि थोड़ा भी यूरिन फील होने पे वो कॉन्ट्रैक्शन शो करने लगे, यूरिनेशन का अर्ज थोड़ा ही यूरिन फील होने पे आने लगे, उसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। और अगर जब यूरिनेशन का अर्ज थोड़े फील पे आने लगे उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। इसमें हमें टोटल 6 ड्रग पढ़ने हैं, जिसमें से 5 होगा लिपिड सॉल्युबल होगा, 1 होगा लिपिड इनसॉल्युबल होगा। तो आइए पहले लिपिड सॉल्युबल की बात करें तो ऑक्सीब्यूटेनिन, टॉलटेरोडीन, डेरिफेनासिन, सोलिफेनासिन और फ्लेवोक्सेट। तो जो अपना ऑक्सीब्यूटेनिन है उसका समवॉट नॉन स्पेसिफिक एक्शन होता है। ये M3 रिसेप्टर्स को मेनली ब्लॉक करेगा ही, थोड़ा बहुत इफेक्ट M2 और M1 पे शो करेगा, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट? ड्राई माउथ, ड्राई आइज। लेकिन जो अपना ऑक्सीब्यूटेनिन है वो उसके कुछ एडवांटेज भी हैं। ये पहला एडवांटेज है कि इसकी इफिशिएंसी बहुत हाई होती है। दूसरा एडवांटेज है कि इसको ओरल रूट के फॉर्म में ले सकते हैं और स्किन पैचेस के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो अपना टॉलटेरोडीन है, डेरिफेनासिन है, सोलिफेनासिन है, ये जो है इसका स्पेसिफिक एक्शन होता है जिस वजह से इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। तो अभी तक हमने जितनी ड्रग्स की बात करी ऑक्सीब्यूटेनिन से लेके फ्लेवोक्सेट तक, वो सारे लिपिड सॉल्युबल हैं। लिपिड सॉल्युबल है यानी कि लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा और ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो इनका जो एक्शन होगा हमारे सीनस में शो होगा। ये क्या करते हैं सीनस के अंदर? एसिटाइलकोलिन की एक्शन को कम कर देते हैं। जब एसिटाइलकोलिन की एक्शन को कम करेंगे तो डिमेंशिया होने के चांसेस होंगे। तो डिमेंशिया जो साइड इफेक्ट्स होंगे इन सभी ड्रग्स का। तो उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए एक ड्रग इन्वेंट किया गया, ट्रोस्पियम। ट्रोस्पियम जो है अपना लिपिड इनसॉल्युबल है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो इसका कोई सीनस में एक्शन नहीं होगा, तो डिमेंशिया का रिस्क जो है तो वो तो खत्म हो गया। और इसका फायदा एक और है कि जैसे कि ये लिपिड इनसॉल्युबल है तो इसका एलिमिनेशन होगा किडनी के अंदर। तो हम लोग इन ड्रग्स को दे सकते हैं कब? क्रोनिक लिवर डिसीज वाले पेशेंट के अंदर भी इसको दे सकते हैं, क्योंकि लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होना नहीं है, किडनी के अंदर इसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो इसको हम लोग क्रोनिक लिवर डिसीज वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं। अब लास्ट इंडिकेशन है हमारा ग्लैंडुलर सिक्रीशंस पे। तो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, तो ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन को कम करेंगे। तो एग्जांपल कौन सा हमारा? ग्लाइकोपाइरुलेट। जो ग्लाइकोपाइरुलेट है वो लिपिड इनसॉल्युबल है और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है इसका। लिपिड इनसॉल्युबल है तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, तो कोई सीनस का साइड इफेक्ट्स भी नहीं आएगा इसका। अब ग्लाइकोपाइरुलेट के इंडिकेशंस की मैं बात करूं अगर, तो इसको हम लोग प्री एनास्थेटिक ड्रग के फॉर्म में दे सकते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्री एनास्थेटिक ड्रग्स का यूज क्या होता है। ये जो है तो सर्जरी के पहले थोड़ा देते हैं, जो कि ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन को कम करता है और मेनली हेल्पफुल होता है ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर। दूसरा है हमारा हाइपरहाइड्रोसिस, यानी कि हाई स्वेटिंग जब हो जाती है जैसे एक्सिलरी रीजन्स के अंदर, तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्लाइकोपाइरुलेट की स्टिक्स आती है, उस स्टिक्स को हम लोग एक्सिलरी रीजन में रखते हैं। ये पैचेस आते हैं जो कि एक्सिलरी रीजन में रखे जाते हैं, जो कि सिक्रीशंस को कम करते हैं। सेलोरिया क्या होता है? सेलोरिया यानी कि इंक्रीज सलाइवेशन। तो ये एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये सलाइवेशन कम करेगा। और इनका ब्रोंकोडायलेटर एक्शन भी है, जो कि हेल्प करता है सीओपीडी के ट्रीटमेंट के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही। हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम था वो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक पॉइंट को कवर किया जाएगा, इसीलिए आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए। और नोट्स की आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप नोट्स बना पाते हैं तो बढ़िया है, नहीं बना पाते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल MadMonk21 को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इन नोट्स की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, लेक्चर वाइज लेक्चर। और जब पूरा का पूरा ANS खत्म हो जाएगा तब मैं एक PDF में पूरी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, तो आप वहाँ से ले लीजिए और इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। बड़े आराम से आपका ANS कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।